हाय एवरीवन, वेलकम टू जीत क्लासेस। माय नेम इज जीत सरकार। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। ओके, जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। इससे पहले लेक्चर में हम लोग बात किए थे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को समझने से पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को समझ लेते हैं ताकि हमें सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को समझने में आसानी हो। ओके, तो हम यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है। तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट डायरेक्टली यूज अ सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी, एग्जांपल के फॉर्म में एटीपी, टू मूव मॉलिक्यूल अक्रॉस अ मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर ग्रेडियंट। ओके, जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें अगेंस्ट द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट मूवमेंट होता है। यानी कि जो मॉलिक्यूल है, कोई भी मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होगा तो वो क्या होगा, आपका लो कॉन्सेंट्रेशन को हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगा और उसमें क्या होगा, एनर्जी लगेगा। जो एटीपी है हमारा एनर्जी सोर्स, वो जो एटीपी है उसका डायरेक्टली यूज होगा। लेकिन जो हमारा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इसमें ऐसा नहीं होता। तो देखते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हम को ट्रांसपोर्ट के नाम से भी जानते हैं यहाँ पर। ओके, देखेंगे को ट्रांसपोर्ट का काम किस तरीके से होता है। आगे हम देखेंगे को ट्रांसपोर्टर क्या होता है या को ट्रांसपोर्ट में किस तरीके का फंक्शन होता है। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट on the other hand use an electrochemical gradient generated by active transport। ओके, ये एक प्रकार के एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसमें दो प्रकार के ट्रांसपोर्ट होता है, एक प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा होता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, ये क्या होता है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आता है। एनर्जी सोर्स टू मूव मॉलिक्यूल अगेंस्ट देयर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट and thus does not directly require a chemical source of energy such as ATP। ओके, इसमें क्या बताया जा रहा है, जस्ट क्या है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ऑपोजिट यहाँ पर काम कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो एटीपी मॉलिक्यूल है, एनर्जी सोर्स है, इस एटीपी मॉलिक्यूल को डायरेक्टली यहाँ पर यूज में नहीं लिया जा रहा। ओके, तो यहाँ पर मूवमेंट किस तरीके से होगा, क्योंकि ये भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है तो यहाँ पर भी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर एटीपी को डायरेक्टली आपका यूज नहीं किया जा रहा है, तो किस तरीके से मूवमेंट होगा। ओके, क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट है तो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या होता है, दो तरीके का मूवमेंट होता है, एक होता है अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन और दूसरा होता है आपका अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन। जब अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर मूवमेंट होगा तो उसमें से जो फ्री एनर्जी रिलीज होगा उस एनर्जी को यूज करके दूसरा जो मॉलिक्यूल है वो दूसरा मॉलिक्यूल भी ट्रांसपोर्ट हो जाए। इसीलिए हम यहाँ पर जितने भी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें को ट्रांसपोर्टर का यूज होता है। ओके, चाहे वो एंटीपोर्टर है, चाहे वो यूनिपोर्टर है, सॉरी, चाहे वो एंटीपोर्टर हो चाहे वो सिम्पोर्टर हो, उसमें क्या होता है, को ट्रांसपोर्टर का यूज होता है ताकि एक कोई भी एक मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट हो और उसमें से उसमें से जो एनर्जी निकलेगी उसी एनर्जी को यूज करके दूसरा मॉलिक्यूल भी ट्रांसपोर्ट हो सके। ओके, तो ये था सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का कॉन्सेप्ट। आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से आपका यहाँ पर को ट्रांसपोर्ट काम करता है, जो सिम्पोर्टर काम करता है उसमें किस तरीके से दो मॉलिक्यूल एक साथ मूवमेंट करता है और एक दूसरे का एनर्जी को यूज करके वो जो मॉलिक्यूल होता है मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होते हैं। ओके, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट on the other hand allow one solute to move downhill along its concentration potential gradient in other to yield enough entropy energy to drive the transport of the other solute uphill from the low concentration gradient region to high concentration gradient। ओके, अभी जो बात मैं आपको यहाँ पर बताया हूँ वही बात यहाँ पर इससे बताया जा रहा है कि जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें क्या होता है, आपका एक होता है डाउन हिल मूवमेंट और दूसरा होता है अप हिल मूवमेंट। ओके, जो डाउन हिल मूवमेंट होता है वो अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। तो जब अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा उस अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट में जब मॉलिक्यूल ट्रांसफर होगा एक जगह से दूसरे जगह में, तो उसमें से जो एनर्जी निकलेगी, ओके, उसमें से जो एनर्जी निकलेगी उस एनर्जी का यूज करके यहाँ पर क्या होगा, अपहिल मूवमेंट होगा। यानी कि यहाँ पर लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट होगा दूसरे मॉलिक्यूल का। ओके, जब हम एग्जांपल की बात करेंगे तब हम यहाँ अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरीके से अपहिल मूवमेंट और डाउनहिल मूवमेंट एक साथ होता है। The electrochemical gradient set up by primary active transport store energy which can be released as
and the ion move back down their gradient. Okay, क्या हो रहा है यहाँ पर, जब इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट में यहाँ पर प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट यहाँ पर होगा, क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल आपका अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहा है तो वो हमारा प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो एनर्जी रिलीज होगा उसी एनर्जी को यूज करके अगेन क्या होगा, यहाँ पर डाउन द कंसेंट्रेशन दूसरा मॉलिक्यूल का भी ट्रांसपोर्टेशन होगा। ओके, this is also known as coupled transporter. Okay, या coupled transport as opposed to uncoupled or unipolar. A uniport transport where transport of a single component is facilitated. Okay, अगर हम यहाँ पर बात करें जो हमारा यहाँ पर दो मॉलिक्यूल एक साथ ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसको हम कपल्ड ट्रांसपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। ओके, और यदि कपल्ड ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा तो दूसरा जो कंडीशन होता है वो होता है यूनिपोटर, जिसमें क्या होता है आपका कोई भी सिंगल मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन होता है। जैसे कि हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में देखे हैं, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में से ग्लूट की बात हम किए थे, वहां पर क्या होता है वो यूनिपोटर होता है, उसमें क्या होता है नॉर्मल ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन होता है। देयर आर टू मेन फॉर्म ऑफ कपल्ड ट्रांसपोर्टर। ओके, एक होता है आपका एंटीपोटर और दूसरा होता है सिम्पोटर। ओके, तो यहाँ पर मेनली हमारा इसी पे फोकस रहेगा, आज का जो लेक्चर है इसी पे बेस्ड है। एक होता है एंटीपोटर, दूसरा होता है सिम्पोटर। क्योंकि जो एंटीपोटर और सिम्पोटर होता है ये कपल्ड मूवमेंट होता है, इसमें दो मॉलिक्यूल का क्या होगा, और या तो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर सकता है या तो सेम डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकता है। एंड एंटीपोटर, टू स्पीसीज ऑफ आयन और अदर सॉल्यूट आर pumped in opposite direction across a membrane. ओके, यदि हम यहाँ पर एंटीपोटर की बात करें तो एंटीपोटर में क्या होता है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल दो अलग अलग डायरेक्शन में, ओके, दो अलग अलग डायरेक्शन में क्या होता है यहाँ पर पंपिंग होता है, तो उसे हम एंटीपोटर कहते हैं। और इसमें जो सिम्पोटर है, इन सिम्पोटर ट्रांसपोर्ट टू स्पीसीज मूव इन द सेम डायरेक्शन। जो सिम्पोटर होता है उसमें दो मॉलिक्यूल एक ही साथ एक ही डायरेक्शन में क्या करता है, मूवमेंट करता है। ओके, तो इस तरीके से एंटीपोटर और सिम्पोटर काम करता है, दोनों ही क्या है, कपल्ड ट्रांसपोर्टर होते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे कि को ट्रांसपोर्ट बाय सिम्पोटर्स एंड एंटीपोटर्स। ओके, जो को ट्रांसपोर्टर होते हैं उसमें सिम्पोटर्स और एंटीपोटर्स दोनों आते हैं, तो दोनों के बारे में हम यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि दोनों किस तरीके से काम करता है। Co-transporter use the energy stored in electric potential and concentration gradient of sodium or hydrogen ion to power the uphill movement. Okay, and another substance which may be small organic molecules such as glucose or amino acid और डिफरेंट आयन। ओके, जो को ट्रांसपोर्टर होता है, जैसे कि को ट्रांसपोर्टर में मोस्टली क्या होता है, जैसे कि सोडियम आयन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो सोडियम आयन का जो ट्रांसपोर्टर होगा वो क्या होगा, उसमें क्या होता है, वो आपका लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन सोडियम का यदि ट्रांसपोर्ट होगा तो उसमें क्या होगा, आपका जो एनर्जी रिलीज होगा, ओके, उस एनर्जी का यूज करके यहाँ पर कोई दूसरा और जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल का भी ट्रांसपोर्टेशन होगा। जैसे कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट हो सकता है, उसके साथ साथ सोडियम और हाइड्रोजन आयन तो मूवमेंट कर रहा है। ओके, ये क्या है आपका अगेंस्ट, ओके, ये क्या है आपका अलोंग द कंसंट्रेशन या मूवमेंट हो रहा है सोडियम का, जो आपका क्या है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन हो रहा है। और जब ये सोडियम और यहाँ पर हाइड्रोजन आयन का मूवमेंट होगा तो उसके साथ साथ यहाँ पर क्या होगा, कुछ स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जैसे कि ग्लूकोज का होता है, तो ग्लूकोज यदि सोडियम के साथ यदि चला जाता है तो ये जो आपका सिम्पोटर है इसे बोलते हैं सोडियम ग्लूकोज सिम्पोटर। ओके, इस तरीके से अब अगर हाइड्रोजन के साथ अगर यहाँ पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होगा तो उस तरीके से हम उसको बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन ग्लूकोज सिम्पोर्टर। ओके, इसी तरीके से यहाँ पर सोडियम के साथ क्या क्या जा सकता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल जा सकता है, उसी तरीके से यहाँ पर अमाइनो एसिड भी जा सकता है और कुछ अदर आयन भी क्या कर सकता है, इसके साथ मूवमेंट कर सकता है। एंड important feature of such co-transport is that neither substance can move alone. Okay, movement of both substance together is obligatory or coupled. जो हमारा को ट्रांसपोर्टर होता है वो को ट्रांसपोर्टर कभी भी हमारा यहाँ पर एक मतलब अकेला मूवमेंट नहीं कर सकता है। जब भी मूवमेंट होगा तो दो मॉलिक्यूल का क्या होगा, साथ में आपका ट्रांसपोर्टेशन होगा, उसी को हम ऑब्लिगेटरी ट्रांसपोर्ट या कपल ट्रांसपोर्टर के नाम से जानते हैं। The two type of transporter exhibit certain structural similarities, operate the equivalent
rate and undergo cyclic conformational changes during transport of their substance. ओके, जब किसी भी जैसे कि यहाँ पर दो यदि हम ट्रांसपोर्टर की बात यहाँ पर करें, तो जब कोई भी मॉलिक्यूल का यहाँ पर ट्रांसपोर्ट होता है तो उसमें क्या होता है, एक साइक्लिक कन्फर्मेशनल होता है। जैसे कि हम यदि बात करें ग्लूकोज सोडियम की, यदि हम बात करें तो ग्लूकोज सोडियम का जब ट्रांसपोर्ट होता है तो उसमें एक साइक्लिक मैनर पे क्या होता है, उसका कन्फर्मेशनल चेंजेस होता है। कन्फर्मेशनल चेंजेस होने के साथ साथ ही क्या होता है, दोनों मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन हो पाता है। ओके, इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर दे डिफर इन दैट यूनिपोर्टर। ओके, जैसे हम यहाँ पर क्या होता है, जैसे हम अगर को ट्रांसपोर्टर या को ट्रांसपोर्टर की बात करें तो इसमें दो मॉलिक्यूल क्या होता है, एक साथ मूवमेंट करता है, तो उसका कुछ कन्फर्मेशन, उसका जो कन्फर्मेशनल होता है, उस प्रोटीन का जो कन्फर्मेशनल चेंजेस होता है वो कुछ अलग तरीके से होता है। लेकिन यदि हम यूनिपोर्टर की बात करें तो उसका जो कन्फर्मेशनल चेंजेस होता है वो अलग तरीके से होता है। ओके, इसीलिए यहाँ पर बोला गया है डिफर इन दैट यूनिपोर्टर्स कैन ओनली एक्सेलरेट थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल ट्रांसपोर्ट डाउन अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ओके, क्योंकि जो आपका यूनिपोर्टर होता है वो क्या होता है, आपका फेवरेबल कंडीशन होता है, थर्मोडायनेमिकली क्या होता है, फेवरेबल होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, आपका लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन जा रहा है उसमें। ओके, और उसमें एटीपी की आवश्यकता पड़ रही है, तो इसमें क्या है, ये फेवरेबल कंडीशन है। लेकिन उसी तरीके से हम यदि को ट्रांसपोर्टर की बात करें होगी उसके अगेंस्ट में, whereas co-transporter can harness the energy release, एनर्जी क्या होता है इसमें रिलीज होता है, और जो आपका यूनिपोर्टर होता है उसमें क्या होता है, एनर्जी यूज होता है। तो दो कंडीशन यहाँ पर अलग अलग तरीके से दो कंडीशन बन रहा है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, जो को ट्रांसपोर्टर कैन हार्नेस द एनर्जी रिलीज when one substance move down its concentration gradient to drive the movement of another substance again is concentration gradient। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। यूनिपोर्टर एक ही डायरेक्शन में काम करेगा और फेवरेबल कंडीशन में काम करेगा। ओके, लेकिन जब हम यहाँ पर को ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर जब किसी मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन होगा तो वहां पर एनर्जी रिलीज होगा और उसी एनर्जी का यूज करके दूसरा मॉलिक्यूल अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, मूवमेंट करेगा। when the transported molecule and co-transported in ion move in the same direction, इस प्रोसेस कॉल्ड सिम्पोर्टर। ओके, जब यहाँ पर क्या होगा, को ट्रांसपोर्टर में यदि मॉलिक्यूल सेम डायरेक्शन में यदि ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उसको हम सिम्पोर्टर कहेंगे, और यदि इसका यदि मॉलिक्यूल यदि ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर मूवमेंट करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंटीपोर्टर के नाम से जानेंगे। ओके, some co-transporter transport only positive, ओके, कैटायन का मूवमेंट करता है, वही अदर ट्रांसपोर्ट ओनली नेगेटिव आयन या एनायन। ओके, कुछ यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टर है जिसको देखा गया है कि वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव आयन वाले मॉलिक्यूल को क्या कर सकते हैं, वो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, और कुछ आपका नेगेटिव आयन वाले मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करते हैं। लेकिन कुछ कंडीशन में देखा गया है कि एट अदर को ट्रांसपोर्टर मीडिएटेड मूवमेंट ऑफ बोथ कैटायन एंड एनायन टुगेदर। ओके, कुछ ऐसा भी को ट्रांसपोर्टर है जिसमें कि आपका कैटायन और एनायन दोनों का मूवमेंट एक साथ करवाते हैं। को ट्रांसपोर्टर आर प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, प्लांट एंड एनिमल्स। ओके, जो को ट्रांसपोर्टर होते हैं लगभग ये सारे ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पर बैक्टीरिया का एग्जांपल ले सकते हैं, प्लांट के केस में देख सकते हैं, एनिमल के केस में देख सकते हैं। इन दिस सेक्शन वी डिस्क्राइब द ऑपरेशन एंड फंक्शन ऑफ सेवरल फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंट सिम्पोर्टर एंड एंटीपोर्टर। ओके, हम इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ आपका हम देखेंगे यहाँ पर कि किस तरीके से इसका फिजियोलॉजिकल फंक्शन होता है, इस तरीके से ये सिम्पोर्टर और एंटीपोर्टर काम करते हैं। ओके, ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है, सिम्पोर्टर और एंटीपोर्टर तो किस तरीके से काम करेंगे उसी पे हमारा जो लेक्चर है वो बेस्ड है। ओके, अब यहाँ पर हम बात करते हैं सोडियम एंट्री इनटू मैमेलियन सेल्स इज थर्मोडायनेमिकली फेवर। ओके, जो सोडियम यहाँ पर मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होगा वो थर्मोडायनेमिकली क्या होगा, यहाँ पर फेवर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो सोडियम का यहाँ पर मूवमेंट होगा तो सोडियम का मूवमेंट होगा तो उसमें क्या होगा, आपका हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन सोडियम का मूवमेंट होगा तो उसमें क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा। ओके, तो इसका जो फ्री एनर्जी होगा, कितना फ्री एनर्जी होगा उस चीज को हमें यहाँ पर देखना है। ओके, देखिए यहाँ पर थर्मोडायनेमिकली फेवर का मतलब होता है कि यहाँ पर यदि डेल्टा जी यदि नेगेटिव में है तो हमारा जो रिएक्शन है वो क्या है, थर्मोडायनेमिकली फेवर है। अब देखते हैं व्हेन
when sodium move from the outside to the inside of a cell, the free energy change generated from the sodium concentration gradient is given by. Okay, जब क्या होता है सोडियम मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होता है आउटसाइड टू इनसाइड, तो उस कंडीशन में जो फ्री एनर्जी चेंज होगा, उस फ्री एनर्जी चेंज को हम, या जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बनेगा उस ग्रेडियंट को हम इस फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। डेल्टा जी या डेल्टा जी सी, सी का मतलब होता है यह कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, या आप बोल सकते हो कि डेल्टा जी इसका मतलब फ्री एनर्जी चेंज। ओके, आरटी एल एन सोडियम इन या सोडियम आउट। ओके, तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के थ्रू हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो सोडियम का जो ग्रेडियंट बन रहा है, जो आपका कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बन रहा है, कितना कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट वहां पर बन रहा है, कितना एनर्जी वहां पर रिलीज हो रहा है। ओके, कितना एनर्जी का और यहाँ पर कितना एनर्जी यूज हो रहा है यहाँ पर, तो और कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है। ओके, इस तरीके से हम इस फॉर्मूले के थ्रू, इस फॉर्मूले के थ्रू हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना एनर्जी लग रहा है सोडियम, जो सोडियम होता है और सोडियम को ट्रांसपोर्ट होने में आउटसाइड टू इनसाइड। ओके, तब देखते हैं यहाँ पर एट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम इन एंड सोडियम आउट showing which are typical for many mammalian cell। mammalian cell में यदि हम देखते हैं कि सोडियम यदि बाहर से अंदर की तरफ जाता है तो उसका जो डेल्टा जी होता है उसमें कितना चेंजेस आता है। डेल्टा जी सी द चेंज इन फ्री एनर्जी ड्यू टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ओके, जो डेल्टा जी सी है यहाँ पर बता रहा है कि जब सोडियम के बीच में क्या होता है, आउटसाइड आउटसाइड और इनसाइड में जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बनता है उसमें कितना एनर्जी का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बनता है। ओके, यहाँ पर जो एनर्जी का जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है वो कितना है, -1.45 किलो कैलोरी पर ट्रांसपोर्ट ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम आयन फ्रॉम द आउटसाइड टू इनसाइड for outside to the inside of a cells, assuming there is no membrane electric potential। यहाँ पर हम यदि एज्यूम करते हैं कि मेम्ब्रेन पे कोई भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चार्ज नहीं है, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल अगर सोडियम को यहाँ पर ट्रांसपोर्ट करना है, उसका जो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट है वो इतना किलो केसीएल एनर्जी को यहाँ पर शो कर रहा है। कितना है, -1.5 किलो कैलोरी एनर्जी यहाँ पर शो हो रहा है कि इतना ग्रेडियंट बनेगा तभी क्या होगा, एक मॉलिक्यूल, सॉरी, जो इतना जो ग्रेडियंट है -1.45 जो ग्रेडियंट हमारा यहाँ पर बन रहा है, इस ग्रेडियंट पे क्या होता है, एक मॉलिक्यूल सोडियम क्या होगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट कर सकता है। ओके, नोट दैट द फ्री एनर्जी इज नेगेटिव। यहाँ पर जो फ्री एनर्जी है वो क्या है, नेगेटिव में आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर -1.45 किलो कैलोरी यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रहा है। ओके, तो ये जो एनर्जी रिलीज हो रहा है ये क्या है, माइनस में है। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, नोट दैट द फ्री एनर्जी इज नेगेटिव इंडिकेटिंग स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ द सोडियम आयन इनटू द सेल डाउन इट्स कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ओके, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो आपका सोडियम यहाँ पर जो आपका मूवमेंट हो रहा है, कि क्या हो रहा है, सोडियम का जो मूवमेंट हो रहा है तो ये क्या है, नेगेटिव वैल्यू यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो जब नेगेटिव होगा तो ये जो रिएक्शन हो रही है क्या है, आपका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। ओके, इस तरीके से हम बता सकते हैं कि कौन सा स्पॉन्टेनियस है रिएक्शन, कौन सा नॉन स्पॉन्टेनियस है। ओके, तो डेल्टा जी यदि नेगेटिव में है तो हमारा जो रिएक्शन है वो क्या है, फेवरेबल कंडीशन है। ये जो रिएक्शन है फेवरेबल कंडीशन में इस तरीके का रिएक्शन होता है जब डेल्टा जी नेगेटिव में होता है। ओके, इसी तरीके से हम यहाँ पर बात करेंगे जब द फ्री एनर्जी चेंज। ओके, क्योंकि देखिए ये क्या हो, एक होता है मेम्ब्रेन, और जब मेम्ब्रेन में जब इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बनता है तो उस तरीके से पहले जब हमारा पहला कंडीशन है उसमें हम देखें कि मेम्ब्रेन पे किस तरीके से आपका ग्रेडियंट बन रहा है। उसी तरीके से यदि हम मेम्ब्रेन को कंसीडर करें यहाँ पर, तो मेम्ब्रेन का जो एक फ्री एनर्जी होता है, मेम्ब्रेन का एक एनर्जी होता है, उसमें कितना एनर्जी यूज हो सकता है। तो मेम्ब्रेन का यदि पोटेंशियल हम देखें तो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल किस तरीके से मेजर कर सकते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। द फ्री एनर्जी चेंज जनरेटेड फ्रॉम द मेम्ब्रेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज गिवन बाय। ओके, जिस तरीके से हम कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को हम देख सकते हैं कि इतना कॉन्सेंट्रेशन पे इतना एनर्जी हमारा रिलीज होता है, उसी तरीके से हम या उतना एनर्जी यूज होता है, उसी तरीके से हम यदि मेम्ब्रेन पोटेंशियल को देखें तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल को हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, डेल्टा जी एम
इज इक्वल टू एफ ई। ओके, जो एफ ई यहाँ पर है, तो वेयर इज एफ, एफ क्या है यहाँ पर, फैराडे कांस्टेंट है, जो कितना है फैराडे कांस्टेंट यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 23,000 कैलोरी पर मोल वॉल्यूम। ओके, तो ये फैराडे कांस्टेंट का वैल्यू दिया है, ये हमेशा कांस्टेंट में रहता है। और हमारा जो ई है यहाँ पर, ई क्या है, ई इज द मेम्ब्रेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम काउंट कर सकते हैं, ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि मेम्ब्रेन पे कितना पोटेंशियल ये चार्ज रहता है। ओके, तो एक अगर हम नॉर्मल अगर देखें, यदि हम देखें यहाँ पर ई को, तो ई क्या है यहाँ पर, E equal to minus 70 millivolt. Okay, millivolt minus 70 millivolt. Then GM, sorry, delta GM, the free energy change due to the membrane potential. Okay, जो आपका जो डेल्टा GM है, ये क्या है आपका फ्री एनर्जी चेंज, क्या है आपका मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इस तरीके से वहां पर हम डेल्टा जी सी देख रहे थे, तो डेल्टा जी सी क्या है हमारा, जो डेल्टा जी सी है वो क्या है आपका, जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बन रहा है। ओके, सोडियम का जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है वो वहां पर दिखा रहा था, लेकिन जो जीएम है वो क्या है आपका मेम्ब्रेन का पोटेंशियल है। ओके, तो यहाँ पर हम फ्री एनर्जी चेंज ड्यू टू द मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज माइनस 1.61 किलो calorie for transport of one molecule of sodium ion from the outside to inside of the cells, assuming there is no sodium concentration gradient। यदि हम यहाँ पर सोडियम कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को एज्यूम ना करें, तो उस कंडीशन में हम देखते हैं कि जो मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल है, ओके, जो मेम्ब्रेन का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है माइनस 70 मिली वोल्ट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कितना है, इतना एनर्जी यहाँ पर ये रिलीज करता है, और इस एनर्जी का यूज करके एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं, तो इस तरीके से एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन इस तरीके से होता है। ओके, तो यदि हम यहाँ पर देखें, सिंस बोथ फोर्सेस, ओके, सिंस बोथ forces do in fact act on sodium ion, the total delta G is the sum of the two particle values। यदि हम यहाँ पर दोनों को यदि एक साथ सम करें, तो हमें कितना किलो कैलोरी है, कितना किलो कैलोरी यहाँ पर हमको एनर्जी मिलेगी एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट। ओके, तो हम यहाँ पर यदि हम देखें, तो जैसे कि हम डेल्टा जी को यहाँ पर कर रहे हैं, तो डेल्टा जी से हम शो कर रहे हैं टोटल फ्री एनर्जी, दोनों का फ्री एनर्जी, एक है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का, दूसरा है इलेक्ट्रिक मेम्ब्रेन पोटेंशियल का एनर्जी। हम यदि कैलकुलेट करें, तो यहाँ पर देखिए डेल्टा जीसी है प्लस डेल्टा जीएम है, और इज इक्वल टू माइनस आपका जो डेल्टा जीसी का जो वैल्यू है वो कितना है, माइनस 1.5, और आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेम्ब्रेन का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसका जो वैल्यू है माइनस 1.61। ओके, तो यदि हम दोनों को सम करें, दोनों को प्लस करें, तो माइनस 3.06 किलो कैलोरी पर मोल। ओके, तो ये क्या है, हमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन यदि करना है, तो इतना केसीएल एनर्जी यहाँ पर यूज होता है, या इतना केसीएल एनर्जी रिलीज होता है, ये आप मान के चल सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो इतना एनर्जी यानी कि माइनस 3.06 किलो कैलोरी पर मोल यहाँ पर ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर के लिए इतना एनर्जी यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका यूज हो रहा है, या इतना एनर्जी रिलीज हो रहा है। ओके, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इस तरीके से देखिए, अब यहाँ पर ये है आयन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। यदि सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन आप देखें, तो आउटसाइड में क्या होगा, सोडियम कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हमेशा ज्यादा होता है। कितना सोडियम कॉन्सेंट्रेशन रहता है आउटसाइड में, 145 मिलीमोलर होता है सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन, और जो इनसाइड होता है, इनसाइड में होता है 12 मिलीमोलर सोडियम कॉन्सेंट्रेशन। ओके, तो आपका डेल्टा जीसी यदि हम यहाँ पर देखें, तो माइनस 1.5 किलो कैलोरी पर मोल। ओके, उसी तरीके से यदि मेम्ब्रेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम देखें, तो यहाँ पर आउटसाइड में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, इनसाइड में नेगेटिव चार्ज। यदि हम देखें टोटल यहाँ पर, तो ये मेम्ब्रेन का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है माइनस 70 मिली वोलर पे, अगर हम पोटेंशियल को देखें, तो मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल होता है वो होता है डेल्टा जीएम इज इक्वल टू माइनस 1.61 किलो कैलोरी पर मोल। तो अगर हम दोनों को एक साथ सम करें, तो यहाँ पर देखिए दोनों का जो फ्री एनर्जी चेंज ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम, ओके, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। ओके, तो यदि हम आउटसाइड टू इनसाइड यदि सोडियम मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करते हैं, इस तरीके से आप देखिए एक ही मेम्ब्रेन पे सोडियम
का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, उधर मिली वोल्ट का क्या है आपका ग्रेडियंट, सॉरी एक है आपका सोडियम का ग्रेडियंट और दूसरा है हमारे यहाँ पर मेम्ब्रेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्रेडियंट। ओके, तो दोनों को यदि हम सम करते हैं तो इस तरीके से एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट जब होता है, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होता है तो उस कंडीशन में उसका जो फ्री एनर्जी होता है, तो फ्री एनर्जी कितना होगा, -3.06 किलो कैलोरी पर मोल ग्लूकोज क्या होता है जब ट्रांसपोर्ट होता है, तो इतना एनर्जी रिलीज होता है। ओके, अब हम देखते हैं इसका जो बेनिफिट है वो किस तरीके से होगा। देखिए, जो सोडियम मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन होगा तो ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी इतना फ्री एनर्जी यहाँ पर शो हो रहा है। ओके, तो ओवरऑल फ्री एनर्जी कितना है, एक मॉलिक्यूल सोडियम का ट्रांसपोर्ट से यहाँ पर -3.06 केसीएल या किलो किलो कैलोरी यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रहा है। अब इसका जो बेनिफिट होगा वो कहाँ पर होगा, दूसरे मॉलिक्यूल का जब ट्रांसपोर्ट होगा तो इसी एनर्जी को वो यूज करेंगे और दूसरा जो मॉलिक्यूल होता है वो क्या होगा आपका लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन मूवमेंट होगा। ओके, इसी एनर्जी को हमें ध्यान में रखना है और जब हम देखेंगे को ट्रांसपोर्टर में किस तरीके से काम करता है तो इस एनर्जी का यूज वहां पर होगा। ओके, अब हम यहाँ पर देखते हैं सोडियम लिंक्स इंपोर्टर एनेबल एनिमल सेल टू इंपोर्ट ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड अगेंस्ट हाई कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ओके, यहाँ पर हम देखते हैं जो सोडियम होता है, सॉरी जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है, अगेंस्ट इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट होता है, क्योंकि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है वो लो कॉन्सेंट्रेशन को क्या होता है हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करता है। उसी तरीके से जो अमीनो एसिड होती है, अमीनो एसिड भी क्या होता है आपका लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट होता है, यानी कि अगेंस्ट द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट यहाँ पर मूवमेंट होगा। लेकिन जब यहाँ पर क्या ग्लूकोज मॉलिक्यूल और अमीनो एसिड क्या होगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट यहाँ पर ट्रांसपोर्ट होगा, तो उस कंडीशन में इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। वो जो एनर्जी है वो एनर्जी कहाँ से आएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। ओके, मोस्ट बॉडी सेल्स इंपोर्ट ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट of glucose using glute protein to facilitate this transport। ओके, तो जब भी यहाँ पर ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन होगा तो ग्लूट यहाँ पर काम करता है। ग्लूट क्या है, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है जो क्या करता है आपका हमेशा क्या करता है, ये डाउन इलेक्ट्रोकेमिकल यानी कि ये क्या करता है, ये अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करता है, हमेशा लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन ये मूवमेंट करता है। ओके, however, certain cells such as those lining the small intestine and the kidney tubules need to import glucose from extracellular fluid, digestive product, urine. Against a very large concentration gradient, glucose concentration is higher inside the cell। Okay, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए आप जिस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ कंडीशन में यहाँ पर देखा गया है कि जो हमारा इंटेस्टाइनल सेल होता है और जो किडनी होता है वहां पर क्या होगा ग्लूकोज का क्या होगा यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो जो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन होगा वहां पर क्या होगा, कुछ कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है यहाँ पर हाई हो जाता है, तो उस हाई कॉन्सेंट्रेशन ग्लूकोज का हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है, तो हाई जो कॉन्सेंट्रेशन होता है उस कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर कुछ आपका ग्लूट यहाँ पर काम करता है और जो ग्लूकोज का जो कॉन्सेंट्रेशन बनता है उस कॉन्सेंट्रेशन से क्या होता है ग्लूकोज का मूवमेंट करवाते हैं। ओके, सच सेल यूज द टू सोडियम। ओके, कुछ सेल होता है जिसमें क्या होता है टू सोडियम और वन ग्लूकोज इंपोर्टर। ओके, कुछ सेल में देखा गया है, देखिए एक तो ग्लूट क्या करता है आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट करवाता है, आपका लो कॉन्सेंट्रेशन तो हाई कॉन्सेंट्रेशन करवाता है, या तो आपका हाई कुछ कंडीशन में देखा गया है कि जो सेल्स होता है जैसे किडनी हो गया उसमें क्या होता है आपका जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है वो मतलब लार्ज कॉन्सेंट्रेशन यानी कि मतलब बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से क्या होता है लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा सकता है, या आपका हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट कर सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कंडीशन, such cell use the two sodium and one glucose importer of protein that couple the import of glucose one glucose molecule to the import of two sodium ion। ओके, यहाँ पर क्या है कंडीशन, ये है हमारा को ट्रांसपोर्ट की बात यहाँ पर हो रही है। ओके, जो सिम्पोर्टर होती है, सिम्पोर्टर क्या करता है दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल का सॉरी दो सोडियम मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट करता है और साथ में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट भी करता है। ओके, तो आप यहाँ पर इस फॉर्मूले में देख सकते हैं दो मॉलिक्यूल सोडियम का क्या हो रहा है ये आउटसाइड टू इनसाइड
यहाँ पर मूवमेंट करवा रहा है और एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज आउटसाइड टू इनसाइड जा रहा है। ओके, तो अब देख सकते हैं इस तरीके से ये जो प्रोसेस होता है ये क्या होता है, दोनों का इक्विलिब्रियम इस तरीके से होता है। ओके, दो सोडियम आउट, दो सोडियम इन, दो वन ग्लूकोज आउट, वन ग्लूकोज इन। तो इस तरीके से ये जो फॉर्मूला, ये जो रिएक्शन, इस तरीके से ये रिएक्शन बैलेंस में हमेशा चलता रहता है। ओके, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो एक और फॉर्मूला है, क्वांटिटेटिवली द फ्री एनर्जी चेंज फॉर द सिम्पोटर ऑफ टू सोडियम आयन एंड द वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल कैन बी रिटेन। ओके, इस तरीके का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं यदि हम जब हम सिम्पोटर की बात करते हैं, यानी कि दो सोडियम मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट करते हैं साथ साथ में, सॉरी दो सोडियम मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट करते हैं साथ में हम एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम डेल्टा जी कैलकुलेट कर सकते हैं कि जब दो सोडियम और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होगा तो डेल्टा जी का मान, जो डेल्टा जी का वैल्यू है वो कितना आएगा। ओके, तो फॉर्मूला हमारे पास है डेल्टा जी इज इक्वल टू आर टी एल एन, ग्लूकोज इनसाइड ग्लूकोज आउटसाइड। ओके, ग्लूकोज क्या होगा यहाँ पर आउटसाइड टू इनसाइड जाएगा, प्लस टू आर टी एल एन, टू आर टी इसलिए लगा है कि यहाँ पर दो सोडियम मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला में क्या है, प्लस प्लस कर रहे हैं क्योंकि ये जो ये दोनों ये जो फॉर्मूला है एक्चुअल में को ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो ये सोडियम जाएगा अंदर, साथ साथ ग्लूकोज मॉलिक्यूल भी जाएगा। ओके, तो दोनों को हम इस तरीके से सम करते हैं तो ये को ट्रांसपोर्ट का एक एग्जांपल या एक फॉर्मूला इस तरीके से निकल के आता है। तो यहाँ पर 2RTLN, यहाँ पर सोडियम इनसाइड है। ओके, सोडियम इनसाइड और नीचे है यहाँ पर सोडियम आउटसाइड, तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इस तरीके से बनेगा, यहाँ पर भी कॉन्सेंट्रेशन इस तरीके से बनेगा। ओके, यहाँ पर ये जो साइन है ये कॉन्सेंट्रेशन का है, तो ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा यहाँ पर, लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। उसी तरीके से यहाँ पर सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन देखें तो सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन कितना है यहाँ पर, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। ओके, उसके साथ यहाँ पर प्लस करेंगे हम यहाँ पर जो फैराडे कांस्टेंट है और आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। ओके, तो इससे पहले हम लोग फैराडे कांस्टेंट वाला एग्जांपल देखें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम यहाँ पर देखे हैं, दोनों को आप यहाँ पर सम करेंगे, इस तरीके से तीनों चीज को हम यहाँ पर सम करेंगे तो हमारा डेल्टा जी का मान यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, तो इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि जब हम दो मॉलिक्यूल सोडियम और एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करते हैं तो डेल्टा जी में क्या या फ्री एनर्जी, टोटल फ्री एनर्जी कितना होगा। ओके, तो अब इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। Thus the delta G for the overall reaction, that is sum of free energy change generated by the glucose concentration gradient। ओके, पहला वाला हम देख रहे हैं, इसमें क्या है, वन मॉलिक्यूल ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, द सोडियम कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, इसमें सोडियम कॉन्सेंट्रेशन का ग्रेडियंट, टू सोडियम आयन ट्रांसपोर्टेड हो रहा है इसमें, एंड द मेम्ब्रेन पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, इसमें मेम्ब्रेन पोटेंशियल को हम जब देखते हैं तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल में क्या होता है, मेम्ब्रेन का पोटेंशियल तो रहेगा ही उसमें। ओके, तो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल है, तो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल है उसमें क्या होगा, आपका दो सोडियम आयन का ट्रांसपोर्ट इस तरीके से होगा। तो इस टोटल यहाँ पर तीनों चीजों को हम सम करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा कि डेल्टा जी का मान कितना हो सकता है। The movement of sodium ion into mammalian cell down their electrochemical gradient has free energy change। ओके, यहाँ पर क्या होगा, जब सोडियम का यहाँ पर सोडियम क्या होगा, यहाँ पर डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट होगा तो यहाँ पर जो डेल्टा जी का मान है वो कितना होगा यहाँ पर। ओके, इससे पहले हम लोग कैलकुलेट किए हैं, जब यहाँ पर सोडियम आयन क्या होता है आपका आपका यहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। ओके, सोडियम आयन यहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेशन टू, यानी कि आप डाउन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बोलिए या तो आप ऐसा बोल सकते हो कि हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर क्या होगा, मूवमेंट होगा। तो उस कंडीशन में यहाँ पर -3 किलो कैलोरी पर मोल सोडियम ट्रांसपोर्टेड। ओके, तो पहले हम लोग कैलकुलेट करके निकाले हैं कि एक ग्लूकोज सॉरी एक सोडियम मॉलिक्यूल का जब ट्रांसपोर्ट होता है तो कितना यहाँ पर किलो कैलोरी एनर्जी निकलता है, तो कितना निकलता है, -3 किलो कैलोरी पर मोल ऑफ सोडियम ट्रांसपोर्टेड। Thus the delta G of the transport of 2 mole of sodium ion inward would be twice this amount or about -6 kilo
6 किलो कैलोरी। ओके, तो जब हम यहाँ पर एक मॉलिक्यूल का यदि -3 किलो कैलोरी एनर्जी पर मोल लगेगा यहाँ पर, तो हम यदि 2 मॉलिक्यूल सोडियम को ट्रांसपोर्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा आपका 6 यहाँ पर किलो कैलोरी एनर्जी लगने वाला। ओके, इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू। This negative free energy change for sodium import is coupled to the uphill transport of glucose, a process with the positive delta G. Okay, अब क्या हो रहा है इतना देखिए, आप यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लिए हैं कि यदि हमें 2 मॉलिक्यूल सोडियम को ट्रांसपोर्ट करना है और उसके साथ साथ यदि एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का भी ट्रांसपोर्ट करेंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा यहाँ पर जो हमारा डेल्टा जी का मान होगा वो होगा -6 किलो कैलोरी। इतना इतना एनर्जी निकलेगा। ओके, जब 2 सोडियम को ट्रांसपोर्ट करेंगे तो इतना एनर्जी निकलेगी। अब क्या होगा जब ये क्या है, ये नेगेटिव में है, जो हमारा फ्री एनर्जी है वो नेगेटिव में है, लेकिन अब क्या होगा इस एनर्जी का यूज करेंगे कौन, जो हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। ओके, देखिए यहाँ पर जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है अपहिल ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज अ प्रोसेस विद अ पॉजिटिव डेल्टा जी। अब क्या हो रहा है यहाँ पर सोडियम ट्रांसपोर्ट हो गया, 2 सोडियम मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट हो गया, तो उसके वजह से कितना हुआ यहाँ पर -6 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज हुआ है। अब इस 6 किलो कैलोरी एनर्जी का यूज करेंगे जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो होने में। ओके, इसीलिए यहाँ पर को ट्रांसपोर्टर इसीलिए काम करता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर डायरेक्टली तो एटीपी का यूज नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, तो किस तरीके से यहाँ पर एनर्जी आएगा, कहाँ से आएगा एनर्जी, तो एनर्जी कहाँ से आएगा जब सोडियम क्या होगा हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट करेगा तो -6 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होगा। इस एनर्जी का यूज करके 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपका आपका लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगा। ओके, और उस कंडीशन में क्या होगा यहाँ पर जो डेल्टा जी है वो पॉजिटिव में आएगा। The two sodium 1 glucose molecule symporter is through thought to be thought to contain 14 transmembrane alpha helix with both its end and C terminal extending into the cytosol। ओके, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, जो आपका सोडियम और आपका ग्लूकोज का जो यहाँ पर क्या है आपका ट्रांसपोर्ट। ओके, एक्चुअल में इसको हम SGLT बोलते हैं, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। ओके, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है। इसमें क्या बताया जा रहा है, जो प्रोटीन यहाँ पर लगा हुआ प्रोटीन में क्या होता है आपका एन टर्मिनल और सी टर्मिनल होता है, लेकिन इसमें क्या होगा और ये क्या होता है 14 यानी 14 ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिक्स से बना होता है। ये जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होता है ये कितना होता है आपका 14 ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिक्स से बना होता है। और क्या होगा इसका जो आपका एन टर्मिनल और सी टर्मिनल है दोनों कहाँ पर होगा आपका साइटोसोल में प्रेजेंट होगा। द करंट मॉडल ऑफ ट्रांसपोर्ट बाय सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर, ये करंट मॉडल है सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर का। दिस मॉडल entails conformational changes in the protein analogous to those that occur in uniporters। ओके, ये क्या होता है, ये यूनिपोर्टर की तरह ही होता है, लेकिन इसका जो कन्फर्मेशनल चेंजेस है वो कुछ दूसरे तरीके से होगा, लेकिन इसका जो काम होता है बिल्कुल यूनिपोर्टर की तरह ही दिखता है। क्योंकि जब यूनिपोर्टर की बात हम कर रहे थे, जो ग्लूट होता है वो भी इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसलिए इसका क्या होता है ये होमोलॉगस होते हैं, तो उसी की तरह ही दिखता है। ओके, यूनिपोर्टर सच एज अ ग्लूट वन दैट डू नॉट रिक्वायर अ को ट्रांसपोर्ट। ओके, लेकिन जो ग्लूट होता है वो कभी भी क्या नहीं कर सकते, आपका को ट्रांसपोर्ट शो नहीं कर सकते। Binding of all substrate of their site. Extracellular domain is required before the protein undergoes the changes that converted the substrate binding site from the outward to the inward facing conformation. This ensures that inward transport of glucose and sodium ion are coupled। Okay, यहाँ पर क्या है जैसे ग्लूट, यहाँ पर ग्लूट की बात हम करते हैं तो ग्लूट में क्या होता है उसका कन्फर्मेशनल चेंजेस कुछ अलग होता है, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं जब तक क्या होगा यहाँ पर दोनों ही मॉलिक्यूल आपस में बाइंड नहीं करेंगे तब तक इस प्रोटीन का कन्फर्मेशनल चेंजेस नहीं होगा। ओके, तो ये जो आपका SGLT होता है इसमें क्या होता है दो मॉलिक्यूल, देखिए यहाँ पर सोडियम का 2 मॉलिक्यूल और ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल इस तरीके से इसमें बाइंड होगा। बाइंड होने के बाद इसका कन्फर्मेशनल चेंजेस होगा, उससे पहले इसमें कोई भी कन्फर्मेशनल चेंजेस नहीं होगा। ओके,
जैसे कि हम यदि ग्लूट की बात करें तो ग्लूट में जैसे ही ग्लूकोज का बाइंडिंग हो जाता था तो उसमें क्या होता था, उसका कन्फर्मेशनल चेंजेस हो जाता था। लेकिन यदि इसमें दो मॉलिक्यूल में से कोई भी एक मॉलिक्यूल बाइंड किया तब भी इसका कन्फर्मेशनल चेंजेस नहीं होगा। ओके, तो कन्फर्मेशनल चेंजेस यहाँ पर तभी हो पाएगा जब दोनों के दोनों मॉलिक्यूल आपस में बाइंड करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन बाहर की तरफ क्या है, ज्यादा है, और ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन बाहर की तरफ क्या है, बहुत ही कम है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर सोडियम यहाँ पर बाइंड करेगा, उसके साथ साथ यहाँ पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल भी बाइंड करेगा। ओके, ये एक मेम्ब्रेन का कॉन्सेंट्रेशन दिखाया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन बाहर की तरफ ज्यादा है, ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, अंदर की तरफ ज्यादा है। ओके, ये एक्सटीरियर पोर्शन है, ये साइटोसोलिक पोर्शन है। अब हम अगर यदि बात करते हैं तो ये आउटवर्ड फेसिंग कन्फर्मेशन है। आउटवर्ड फेसिंग कन्फर्मेशन का मतलब अब क्या है, इसका जो आपका एक्सटीरियर वाला साइट है इस प्रोटीन का, SGLT जो लगा हुआ है, ओके, इसका जो आउटवर्ड पोर्शन है ये क्या है, ओपन है। अब जब ये ओपन होगा तो दो, ये क्या होगा, यहाँ से दो सोडियम बाइंड करेगा पहले स्टेज में, और एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज इस तरीके से बाइंड करेगा। जब ये बाइंड होगा इस तरीके से तो ये क्या होगा, ऑक्यूडेट ऑक्यूडेट कन्फर्मेशन। अब क्या होगा, ये पूरा क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। ओके, ये आउटवर्ड और इनवर्ड दोनों तरीके से क्या होगा, ये क्लोज हो जाएगा। उसके बाद जो थर्ड कंडीशन होगा इसमें क्या होगा, इनवर्ड फेसिंग कन्फर्मेशन। ओके, अब क्या होगा, ये बाहर की तरफ क्लोज हो जाएगा और अंदर की तरफ क्या होगा, ये ओपन हो जाएगा। जैसे ही अंदर की तरफ ओपन हो जाएगा तो यहाँ से जो आपका सोडियम है और ग्लूकोज है वो क्या होगा, अंदर की तरफ आ जाएगा। ओके, तो आप देख सकते हो कि दो सोडियम और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बाहर से अंदर की तरफ आ चुका है। ओके, तो इस तरीके से जब ये इस तरीके से आ जाएगा फिर से इसका क्या होगा, कन्फर्मेशनल चेंजेस होगा। जो फिफ्थ वाला कंडीशन है उसमें क्या होगा, फिर से आउटवर्ड फेसिंग कन्फर्मेशन होगा, यानी कि ये फिर से अंदर की तरफ क्या होगा, क्लोज हो जाएगा और बाहर की तरफ ये ओपन हो जाएगा। तो फिर से ये क्या होगा, वापस अपनी पहले जैसी स्थिति में आ जाएगा। तो इस तरीके से ये एग्जांपल है, ये ग्लूट के साथ हम कंपेयर करके यहाँ पर देख सकते हैं ग्लूट और HCl में सिर्फ इतना ही फर्क है कि ग्लूट में क्या होता है, सिंगल आपका ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल बाइंड होता है और उसका कन्फर्मेशनल चेंजेस होता है। लेकिन अगर हम SGLT की बात करें तो यहाँ पर जब तक दोनों मॉलिक्यूल बाइंड नहीं करेंगे तब तक इसका कन्फर्मेशनल चेंजेस नहीं होता। ये बात आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं ट्रांससेलुलर ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द इंटेस्टाइनल ल्यूमेन इनटू द ब्लड। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये हमारा एग्जांपल यहाँ पर हम देखते हैं, एग्जांपल हम देखते हैं कि किस तरीके से ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्लड में क्या होता है, इंटर होता है। ओके, जो इंटेस्टाइनल सेल होता है, इंटेस्टाइनल सेल में क्या होता है, आपका ब्लड ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है। उस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को यदि ब्लड में ले जाना है तो किस तरीके का SGLT काम करता है, तो उस चीज को हमें यहाँ पर देखना है। इसमें क्या होता है, को ट्रांसपोर्टर का यूज होता है। देयर आर टू ह्यूमन सोडियम ग्लूकोज इंपोर्टर। ओके, दो प्रकार के यहाँ पर आपका सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होता है, जो हमें जिसको हम SGLT बोलते हैं, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1, और दूसरा होती है सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2। तो जब हम SGLT1 की बात करते हैं तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इज फाउंड इन द absorptive cell lining the small intestine as well as in the epithelial cell lining part of the kidney tubules। ओके, तो SGLT जो 1 होता है ये कहाँ पर प्रेजेंट होगा हमारा, एक तो होगा एपिथेलियल सेल में होगा, जो आपका इंटेस्टाइनल जो सेल होती है उसके साथ जो एपिथेलियल सेल लगा होता है, इन दोनों के बीच में क्या होगा, SGLT होगा। और दूसरा हमारा जो किडनी ट्यूबल्स है उसमें भी होगा। ओके, दूसरा जो SGLT2 होता है ये सिर्फ और सिर्फ किडनी में प्रेजेंट होता है, इज फाउंड ओनली इन किडनी ट्यूबल्स, whereas together with SGLT it reabsorb glucose into the blood from the forming urine। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, जब SGLT कहाँ पर प्रेजेंट होगा, सिर्फ किडनी प्रेजेंट होगा। लेकिन क्या होता है, कई बार देखा गया है जब यूरिन से वापस ग्लूकोज का क्या होता है, रीअब्सॉर्ब किया जाता है, तो उस कंडीशन में आपका SGLT SGLT2 और SGLT1 दोनों काम करते हैं, और ये क्या करता है, ग्लूकोज को रीअपटेक करते हैं यूरिन से ब्लड में। ओके, इस तरीके से हम देख सकते हैं इसमें कि दो प्रकार के यहाँ पर सोडियम ग्लूकोज इंपोर्टर होता है। The protein that mediated absorption of glucose from the intestinal lumen into the blood illustrated the important concept that different type of the protein are localized to the apical or basolateral membrane of epithelial cell। ओके, जब हम एक स्ट्रक्चर को देखेंगे तो उसमें क्या होगा, जो हमारा जो SGLT होता है वो हमारा
इस तरीके से हमारा जो इंटेस्टाइनल ल्यूमेन होते हैं और जो एपिथेलियल सेल होता है, और एपिथेलियल सेल के साथ क्या लगा होता है, ब्लड वेसल्स लगा होता है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि किस तरीके से जो एसजीएलटी होता है, ये एसजीएलटी में एसजीएलटी जो होता है यानी जो आपका ग्लूकोज सोडियम का ट्रांसपोर्टर होता है, सिम्पोर्टर होता है, ये जो आपका सेल्स है, एक होता है इंटेस्टाइनल सेल, दूसरा होता है एपिथेलियल सेल और तीसरा होता है ब्लड सेल। तो तीनों में इस तरीके से ये इस तरीके का कॉम्बिनेशन होता है। इसको हम स्ट्रक्चर में अच्छे से देखेंगे। ओके, in the first stage of this process, the two sodium glucose symporter located in the apical membrane। ओके, क्योंकि हमारा इसमें जो हमारा जो ल्यूमेन होता है उसमें एक एपिकल पार्ट होता है और दूसरा होता है हमारा बेसल पार्ट। ओके, दो पार्ट इसमें होता है। तो जो पहला होता है एपिकल पार्ट, उसमें क्या होगा हमारा, देखिए यहाँ पर तो जो सिम्पोर्टर होता है ग्लूकोज सोडियम ग्लूकोज, टू सोडियम वन ग्लूकोज सिम्पोर्टर लोकेटेड इन द एपिकल मेम्ब्रेन। ओके, जो हमारा एसजीएलटी होता है वो हमेशा से कहाँ पर प्रेजेंट होगा, एपिकल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होगा। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर में कि एपिकल मेम्ब्रेन क्या होता है और हमारा बेसल मेम्ब्रेन क्या होता है। ओके, एपिकल मेम्ब्रेन इंपोर्ट ग्लूकोज अगेंस्ट इस कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ओके, क्या होता है, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल का यहाँ पर ट्रांसपोर्ट होगा, जो हमारा एपिकल मेम्ब्रेन पे लगा हुआ है, वो क्या होगा हमारा अगेंस्ट द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। ओके, फ्रॉम द इंटेस्टाइनल ल्यूमन अक्रॉस द एपिकल सरफेस ऑफ द एपिथेलियल सेल। ओके, तो यहाँ पर जो आपका एसजीएलटी होता है, जो हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अपहिल मूवमेंट जो हो रहा है वो एपिथेलियल सेल और हमारा जो इंटेस्टाइनल ल्यूमेन होता है उन दोनों के बीच में क्या रहता है, ये जो एसजीएलटी होता है प्रेजेंट होता है। ओके, अब यहाँ पर हम देखते हैं एज नोटेड अबव दिस सिम्पोर्टर, ये क्या है, सिम्पोर्टर होता है कपल द एनर्जेटिकली अनफेवरेबल इनवर्ट मूवमेंट ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है आपका अनफेवरेबल यहाँ पर होता है, लेकिन अनफेवरेबल क्यों है, क्योंकि ये क्या होता है यहाँ पर लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन जा रहा है। ओके, एंड द एनर्जेटिकली फेवरेबल इनवर्ट ट्रांसपोर्ट द टू सोडियम आयन। ओके, यहाँ पर क्या होता है, दो कंडीशन एक साथ फॉलो होता है, एक होता है अनफेवरेबल, दूसरा होता है फेवरेबल कंडीशन। तो जो फेवरेबल कंडीशन होता है उसमें क्या होता है, दो सोडियम मॉलिक्यूल क्या होगा आपका आउटसाइड टू इनसाइड जाएगा, और जो अनफेवरेबल कंडीशन होता है उसमें क्या होगा, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल आउटसाइड टू इनसाइड मूवमेंट होगा। तो दो कंडीशन यहाँ पर फॉलो होता है, एक होता है एंडरगोनिक रिएक्शन, दूसरा होता है एक्सर्गोनिक रिएक्शन। In the steady state, all the sodium ion transported from the intestinal lumen into the cell during sodium glucose symporter or similar process of the sodium amino acid symporter that also take place on the apical membrane। ओके, हम यहाँ पर बात करते हैं, यदि हम बात करें सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर की बात करें, यदि हम बात करें यहाँ पर सोडियम अमाइनो एसिड सिम्पोर्टर की, तो दोनों ही कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, हमारे एपिकल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। आर पंप आउट अक्रॉस द बेसोलेटरल मेम्ब्रेन व्हिच फेस ऑफ द ब्लड। ओके, क्या होता है यहाँ पर सोडियम ग्लूकोज की बात करें या सोडियम अमाइनो एसिड की बात करें, यहाँ पर सोडियम का मूवमेंट कहाँ होगा, बेसोलेटरल यानी बेसल सेल की तरफ मूवमेंट होगा। Thus the low intracellular sodium concentration is maintained। ओके, तो जो सेल्स होता है, जो एपिथेलियल सेल होता है, वो हमेशा क्या करता है, सोडियम को क्या करता है यहाँ पर कम करके रखता है, ताकि हाँ इसका जो मेंटेन जो सोडियम कम रहेगा तो उस सेल की जो मेंटेनिटी है वो हमेशा बना रहेगा। इसीलिए क्या करता है, ये सोडियम को यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन है एपिथेलियल सेल में वो हमेशा कम करके रखते हैं। ओके, ताकि सेल की जो मेंटेनिटी है वो हमेशा बना रहे। The sodium potassium ATPase accomplish this pumping is found exclusively in the basolateral membrane in intestinal epithelial cell। ओके, तो यहाँ पर क्या है, जो बेसल सेल होता है, जो आपका एपिथेलियल सेल का जो बेसल पार्ट होता है, वहां पर क्या होगा, सोडियम पोटेशियम का पंप होगा। और सोडियम पोटेशियम पंप का काम क्या होता है कि सोडियम को ये क्या करता है, अंदर से बाहर की तरफ ले जाने का काम करता है, पोटेशियम को बाहर से अंदर की तरफ ले जाने का काम करता है, और वहां पर क्या होगा, एटीपी का यूज होता है। ओके, सोडियम पोटेशियम पंप हम पहले पढ़े हैं। ये जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है ये क्या होता है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल। तो यहाँ पर दोनों चीज साथ में काम करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं हम स्ट्रक्चर में देखेंगे। ओके, the coordinated operation of these two transporter protein allow uphill movement of glucose and amino acid from the intestinal into the cell। This first stage intracellular transport of ultimately powered by the ATPase hydrolysis by the
सोडियम पोटेशियम एटीपीएस। ओके, यहाँ पर हम दोनों चीज को देखते जाएंगे। तो है ग्लूकोज और सोडियम का ट्रांसपोर्ट होता है, दूसरा होता है ग्लूकोज सॉरी सोडियम और ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट होता है, दूसरा होता है सोडियम और अमाइनो एसिड का ट्रांसपोर्ट भी इसी तरीके से होता है। और ये दोनों कहाँ पर प्रेजेंट होगा, एपिकल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होगा। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या होता है, हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है वहां पर क्या होगा, सोडियम पोटेशियम यहाँ पर जो पंप होता है वो पंप काम करता है। उसके बाद ही यहाँ पर जो हमारा सोडियम और ग्लूकोज का जो सिम पोर्टर है वो काम करता है। तो किस तरीके से काम करता है हम स्ट्रक्चर में देखते हैं। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं इन द सेकेंड स्टेज। फर्स्ट स्टेज उसमें हम क्या देखे हैं कि सबसे पहले सोडियम और पोटेशियम एटीपीएस काम करेगा। उसके बाद सेकेंड स्टेप होता है उसमें हम देखते हैं इन द सेकेंड स्टेज द ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड को ट्रांसपोर्टेड inside intestinal cell by apical transporter are exported down their concentration gradient into the blood via import protein in the basolateral membrane। ओके, जो सेकेंड स्टेज होता है उसमें हम देखते हैं कि सोडियम और जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है वो क्या होगा आपका आउटसाइड टू इनसाइड की तरफ आएगा। और जब ये सोडियम अंदर आ जाएगा फिर वो सोडियम क्या होगा, जो बेसोलेटरल मेम्ब्रेन पे सोडियम ग्लूट का जो चैनल लगा हुआ है उस चैनल के थ्रू क्या होगा, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो आए हैं आपका एपिथेलियल सेल में, ओके, उस ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होगा। ओके, इन दिस केस ऑफ ग्लूकोज दिस मूवमेंट इज मीडिएटेड बाय GLUT2। ओके, जो GLUT2 होता है GLUT2 के थ्रू क्या होगा, यहाँ पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल का मूवमेंट होगा। As noted earlier, this GLUT uniform has the relatively low affinity for glucose, but increase its rate of transport substantially when the glucose gradient across the membrane rise। क्या होता है नॉर्मल केस में, क्या होता है ग्लूकोज का क्या होता है ग्लूट से उतना ज्यादा एफिनिटी नहीं होता, लेकिन यहाँ पर क्या होगा जब ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर बढ़ने लगेगा, ओके, तो उस कंडीशन को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर जो ग्लूकोज यहाँ पर इंटेस्टाइनल सेल से एपिथेलियल सेल में आ रहा है उस ग्लूकोज को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा मेम्ब्रेन की जो एफिनिटी है बढ़ जाएगी और ग्लूट के थ्रू क्या होगा ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन ब्लड में हो जाएगा। The net result of this two-stage process is movement of sodium ion, glucose and amino acid from the intestinal lumen across the intestinal epithelial into the extracellular medium that surround the basolateral surface of intestinal epithelial cell and eventually into the blood। ओके, यहाँ पर टोटल हमें जो रिजल्ट मिल रहा है उस रिजल्ट से हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, पहला जो कंडीशन है उसमें क्या हो रहा है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस काम कर रहा है। दूसरे कंडीशन में यहाँ पर जो आपका सोडियम और ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये अमाइनो एसिड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ओके, ये कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, आपका इंटेस्टाइनल सेल से कहाँ पर हो रहा है, ब्लड में इसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। ये ओवरऑल हमारा रिजल्ट है। ओके, अब हम स्ट्रक्चर में देखते हैं कि किस तरीके से इसका मैकेनिज्म फॉलो होता है। तो फर्स्ट जो स्टेज होता है उसमें आप देख सकते हो यहाँ पर ये सोडियम पोटेशियम का एटीपीएस लगा हुआ है, पंप इस तरीके से लगा हुआ है। अब यहाँ पर क्या है, तीन प्रकार के सेल्स आपको देखने को मिलेगा। पहला जो सेल्स होता है वो होता है इंटेस्टाइनल ल्यूमेन सेल, दूसरा होता है एपिथेलियल सेल और तीसरा होता है ब्लड सेल। अब देख सकते हो आप जो इंटेस्टाइनल ल्यूमेन होता है वो जो डाइटरी ग्लूकोज होता है, डाइटरी ग्लूकोज, ओके, हाई डाइटरी सोडियम एंड क्लोराइड है। जो डाइटरी ग्लूकोज होता है वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है और यहाँ पर जो सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन होता है वो काफी ज्यादा होता है। ओके, सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन और क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर ज्यादा होता है, कहाँ पर, इंटेस्टाइनल ल्यूमन में। दूसरा जो यहाँ पर होता है ये एपिथेलियल सेल का साइटोप्लाज्म है, इसमें हमेशा क्या होगा आपका सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन लो होगा और आपको पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा, तभी यहाँ पर इस मेम्ब्रेन पे क्या होता है सोडियम पोटेशियम पंप लगा रहता है। ओके, उसके बाद जो ब्लड सेल होगा उसमें क्या होगा सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा हाई होगा और पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा हमेशा लो होगा। तो अब यहाँ पर मैकेनिज्म देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन में यहाँ पर सोडियम पोटेशियम एटीपीएस काम करेगा। अब देखिए यहाँ पर जो सोडियम पोटेशियम पंप इस तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि देखिए एक तो यहाँ पर जो आपका एपिथेलियल सेल है, जो एपिथेलियल सेल में क्या है सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन क्या है लो है, तो लो से क्या होगा ये सोडियम बाहर की तरफ जाएगा। तो यदि ये प्रोसेस इस तरीके से हो रहा है तो इसमें क्या होगा एटीपी की जरूरत पड़ेगी। ओके, और यहाँ पर इसी तरीके से यहाँ पर बाहर की तरफ क्या है सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो ये कम से कहाँ पर आएगा बाहर, मतलब कम से ज्यादा की तरफ आएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से दोनों क्या है आपका यहाँ पर क्या है ये मतलब लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है, यानी कि अलोंग अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ पर
मेंटेन कर रहा है तो उस कंडीशन में यहाँ पर एटीपी की जरूरत पड़ेगी। इस तरीके से पहला कंडीशन हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन इस, अगर सोडियम यहाँ से बाहर चला जाएगा तो इस जो एपिथेलियल सेल है, इस एपिथेलियल सेल में क्या होगा, सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर सोडियम कम होगा तो जो सेकेंड स्टेज है उसमें क्या होगा, यहाँ पर देखिए, और ये हमारा सेल जो है, ये हमारा इंटेस्टाइनल सेल है, ये हमारा इंटेस्टाइनल सेल का एपिकल मेम्ब्रेन है, और ये इस तरीके से जो एपिथेलियल सेल है, उस एपिथेलियल सेल का ये बेसल सेल है, और एपिथेलियल सेल का ये एपिकल मेम्ब्रेन है। ओके, दो मेम्ब्रेन इस तरीके से प्रेजेंट है, एक होता है एपिकल मेम्ब्रेन और दूसरा होता है आपका बेसोलेटरल मेम्ब्रेन। ओके, ये इसका बेस है और ये इसका एपिकल पार्ट है। ओके, दो पार्ट इस तरीके से होता है एपिथेलियल सेल का, एक है एपिकल पार्ट, दूसरा होता है बेसल पार्ट। ओके, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो एपिकल पार्ट है उस पार्ट में क्या होगा, हमेशा SGLT जो प्रोटीन होता है वो प्रेजेंट होगा, और जो हमारा बेसल पार्ट होता है उसमें आपका सोडियम पोटेशियम पंप होगा आपका, उसके बाद सिर्फ पोटेशियम चैनल भी होगा इसमें। ओके, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, सोडियम, ओके, सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल, तो ये सोडियम और पोटेशियम पंप। ओके, देखिए यहाँ पर तीन चीज यहाँ पर है, एक तो है ग्लूट यहाँ पर प्रेजेंट है बेसोलेटरल मेम्ब्रेन पे, एक है सोडियम पोटेशियम पंप प्रेजेंट है, और दूसरा और तीसरा जो है यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, आपका पोटेशियम चैनल भी प्रेजेंट होता है। ओके, कि जैसे जैसे यहाँ पर पोटेशियम ज्यादा हो जाएगा तो पोटेशियम फिर बाहर अंदर से बाहर की तरफ या आपका एपिथेलियल सेल से ब्लड की तरफ जा सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर अंदर से बाहर हम यहाँ पर कंसीडर नहीं कर सकते, हम यहाँ पर बताना है कि एपिथेलियल सेल से सोडियम ब्लड की तरफ जाएगा। ओके, ब्लड में जाएगा, और ब्लड से क्या होगा, पोटेशियम कहाँ पर आएगा, एपिथेलियल सेल में आएगा। ओके, तो इस तरीके से ये एक मेंटेनेटिव यहाँ पर प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट कंडीशन में ये टीपीएस काम किया जिसकी वजह से सोडियम कम हो गया। अब जो एपिकल मेम्ब्रेन है, एपिकल मेम्ब्रेन पे यहाँ पर SGLT लगा हुआ है, यानी कि सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर लगा हुआ है। अब यहाँ पर क्या होगा, जो इंटेस्टाइनल ल्यूमेन है, यहाँ पर इंटेस्टाइनल ल्यूमेन में क्या होगा, यहाँ पर सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है। अभी क्या होगा, सोडियम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, ये मूवमेंट होगा। ओके, तो दो सोडियम यहाँ से क्या होगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट होगा। जब ये दो सोडियम इस तरीके से मूवमेंट होगा तो यहाँ पर कितना एनर्जी निकलेगा, -6 किलो कैलोरी एनर्जी यहाँ से रिलीज होगा, और उसी एनर्जी का यूज करके यहाँ पर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट आपका लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। तो यहाँ पर एक साथ दो कंडीशन हो रहा है, एक तो आपका हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन यानी कि अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी, हाँ हाँ अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन, और दूसरा क्या हो रहा है यहाँ पर लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन यानी कि अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन। तो एक हो रहा है यहाँ पर एंडरगोनिक रिएक्शन और दूसरा हो रहा है यहाँ पर एक्सर्गोनिक रिएक्शन। ओके, यानी कि एक फेवरेबल रिएक्शन है और एक अनफेवरेबल रिएक्शन है, तो दोनों रिएक्शन यहाँ पर एक साथ हो रहा है, तभी जाकर के यहाँ पर इस तरीके का मेंटेन हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज के लिए, ओके, यानी कि आप यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि दो मॉलिक्यूल सोडियम है, दो मॉलिक्यूल सोडियम का ट्रांसपोर्ट होता है हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, तो इतना एनर्जी निकलता है कि उस एनर्जी का यूज करके एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट हो सकता है। ओके, ये हमें यहाँ पर ध्यान में रखना, कितना एनर्जी निकलता है, दो सोडियम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट करता है, तो हम कैलकुलेट करके निकाले हैं कि अप्रोक्सीमेटली 6 किलो कैलोरी एनर्जी निकलता है, तो उतना एनर्जी सफिशियंट है एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन लो कॉन्सेंट्रेशन को हाई कॉन्सेंट्रेशन जाने के लिए। ओके, ये हमें ध्यान में रखना है। इस तरीके से ये हमारा SGLT हो गया, दूसरा नंबर पे ये काम किया। तो इंटेस्टाइनल ल्यूमेन से यहाँ पर सोडियम भी अंदर आ गया और ग्लूकोज भी अंदर आ गया। ओके, अब जो तीसरा कंडीशन है वो है ग्लूट। तो ग्लूट 2 इस तरीके से बेसोलेटरल मेम्ब्रेन पे लगा हुआ है। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ग्लूकोज तो नहीं था, तो उसका एफिनिटी क्या था, बहुत ही कम था। अब जैसे जैसे यहाँ पर ग्लूकोज आने लगे हैं, तो यहाँ पर ग्लूट के साथ ग्लूकोज का क्या होगा, एफिनिटी बढ़ जाएगा, और जैसे ही ग्लूकोज का एफिनिटी बढ़ जाएगा तो जो ग्लूट यहाँ पर काम कर रहा है, ग्लूट 2 काम कर रहा है, तो ग्लूट 2 क्या करेगा, यहाँ पर इस ग्लूकोज जो एपिथेलियल सेल में जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को क्या करेगा, ये ब्लड में ट्रांसफर कर देंगे। ओके, तो ये था ओवरऑल मैकेनिज्म कि किस तरीके से SGLT और आपका ग्लूट और आपका सोडियम पोटेशियम ATPase एक साथ काम करता है, तभी जाकर के यहाँ पर सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट मेंटेन होता है। तो इस तरीके से ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मोस्ट एग्जांपल है।
कि यहाँ पर एसजीएलटी भी काम करता है और ग्लूट भी काम करता है। ओके, तो इस तरीके से ये सेकेंडरी एक्टिव का मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल है। यहाँ से कई बार सीएसआर एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, आगे भी क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो आपको इस मैकेनिज्म को अच्छे से ध्यान में रखना है। ये जो आपको जितना भी कंटेंट मैं यहाँ पर लिया हूँ, ये आपका लेहलिंजर, बायोकेमिस्ट्री ऑफ लेहलिंजर और आपका सेल बायोलॉजी लॉडिस से मैं लिया हूँ। तो आप उस बुक को फॉलो कर सकते हो। उस बुक में आप देख सकते हो कि किस तरीके से मैकेनिज्म दिया हुआ है, और उसको अच्छे से और भी पढ़ सकते हो। ओके, तो ये था ओवरऑल मैकेनिज्म आपका सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। ओके, तो आई होप कि आप आज के जो लेक्चर है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको लेक्चर समझ में आया होगा तो आप लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।